नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस संडे स्पेशल के प्रोग्राम में। रविवार की सुबह होती है तो हमारे साथ होते हैं भारत के मशहूर ज्योतिष आचार्य सिद्धांत सहगल जी। सिद्धांत जी, बहुत-बहुत स्वागत है। रविवार थैंक यू की सर। सुबह है और आपका आना दर्शक तो बेताबी से आपकी प्रतीक्षा करते हैं और काफ़ी हद तक इंतज़ार करते हैं। दुनिया के कई देशों में कई लोग आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि सिद्धांत जी आएँगे और कुछ ना कुछ सिद्धांत की बात करेंगे और देखा जाए तो अच्छी बात भी करके जाएँगे। तो इस ऊपर वाले की कृपा है सर, लोग इतना प्यार देते हैं। जी, और सिद्धांत जी, साल का भी अंत होने जा रहा है, दिसंबर का महीना आ गया। आज पहली दिसंबर की तारीख हो गई, तो आखिरी महीना है और ये आपाधापी का साल है और दिसंबर जाता-जाता पता नहीं क्या गुल खिलाएगा। थोड़ी बहुत लेबनान की सीमा पर शांति हुई है, लेकिन यूक्रेन की वॉर और ज़्यादा तीव्र हो गई है, तो उसकी भी चिंताएँ हैं। साथ में महाराष्ट्र का सीएम बनानी अभी तक वही वो पेच अटका हुआ है। कमाल की बात है कि 80% की मेजॉरिटी लेके भी सीएम नियुक्त नहीं हो पा रहा है, तो इससे बड़ा पेच क्या हो सकता है। अजमेर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के छुटभइये और बाकी सारे नेता हैं, अब गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को उजाड़ने में लगे हैं और मुझे लगता है कि उसका तो करोड़ों लोगों से कनेक्शन है, क्योंकि वहाँ जितने मुसलमान जाते हैं माथा टेकने को, उससे ज़्यादा हिंदू वहाँ जाते हैं माथा टेकने को गरीब नवाज में, अजमेर की दरगाह पर। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखा हुआ है ये। और इनको कोई शर्म नहीं है और ये रो रहे हैं बैठ के कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ, लेकिन यहाँ पर जो अत्याचार हो रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, ईसाइयों पे, सिखों पे, उसे कोई नहीं देख रहा है। एक्चुअली ज़्यादा अत्याचार तो भारत में हो रहा है अल्पसंख्यकों के ऊपर। और हमारी अर्थव्यवस्था भी डाउन होके 5.4 पे आ गई, तो 3-4 मुद्दे जिन पर बात करेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र के सीएम का जो पेच है, इस पर कुछ बताइए। बीजेपी का सीएम तो बनेगा ही बनेगा खैर। लेकिन ये चक्कर क्या है अल्टीमेटली? क्या ग्रह दशाएँ हैं जो इतना उलझा के रखा हुआ है? एक सिंपल सा मसला है, 80% सीटें हैं, 288 में से 132 सीटें तो सिर्फ बीजेपी की हैं। किसी का सहारा ना भी हो तो भी 4 निर्दलियों को लेके वो बना सकते हैं सरकार। उन्हें तो चिंता ही होनी चाहिए। फिर ये अटका क्यों हुआ है सब? ये शिंदे साहब बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर की टीम उनको देखने पहुँच जाती है। फडणवीस भी कुछ कहने से बचते नज़र आ रहे हैं। क्या दिल्ली के मन में क्या चल रहा है? या ये कहा जाए सर सितारों के मन में क्या है? ज़रा ये बताइए ज़रा। सर, सितारों के मन में तो एक क्या कहते हैं उसको, कोहरा कोहरा जैसी स्थिति है। हुँ, मैं चूँकि दर्शक मित्र भी चाहते हैं कि मैं सिर्फ़ ज्योतिष पे ही बात करूँ, राजनीति पे बात ना करूँ। लेकिन राजनीति ऐसे जुड़ी हुई है, क्योंकि ज्योतिष से फलादेश भी मैं जब राजनीति पे कर रहा हूँ, तो राजनैतिक चर्चाएँ और कुछ बातें उसमें आ ही जाती हैं, रिलेवेंस लेना पड़ता है मुझे। हुँ, एग्ज़ाम्पल के लिए कई बार कई बातें बोलनी पड़ती हैं। महाराष्ट्र चुनाव के पहले, हालाँकि मैंने महाराष्ट्र चुनाव पे कोई ये फलादेश नहीं किया था कि कौन सरकार बनाने जा रहा है, ये नहीं कहा था मैंने। क्योंकि मैं सच कहूँ आपको, मैं ज्योतिषीय नियमों की बात भी कुछ कहूँगा। मैं समझता हूँ हमारे दर्शक गंभीर हैं और ज्योतिष को गंभीरता से समझते हैं, तभी सुनते हैं इतने ध्यान से। और एक-आध आदमी तो होता ही है जिसको कोई काम नहीं है तो उसने आके पत्थर फेंकना है। मैं ज्योतिष टर्म्स पे भी बात करूँगा। मैं सच बता रहा हूँ आपको, हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद मैंने महाराष्ट्र चुनाव पे फलादेश नहीं किया। ये ज्योतिष के नियम के अंतर्गत भी आता है कि एक ज्योतिषी को कब फलादेश करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। हुँ, जैसे कि मान लीजिए युद्ध क्षेत्र में आप ज्योतिष को नहीं ले जा सकते साथ में, हुँ, जो आपको निर्देश दे कि तीर को इधर चलाना है, कमान इधर कीजिए, इस मुहूर्त पे मिसाइल छोड़िए, ऐसे नहीं होता है। जब फुल फ्लेज युद्ध शुरू हो जाता है, वहाँ ज्योतिष का फिर कोई काम नहीं होता। जैसे ज्योतिष से अच्छा-बुरा समय जातक पूछते हैं, लेकिन सड़क पे कोई जातक जा रहा है अपनी धर्मपत्नी को लेकर और उसकी धर्मपत्नी को 4 लोग बुलीट कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस वक़्त वो जातक जो है, ज्योतिष को फ़ोन नहीं करेगा कि मुहूर्त देख लीजिए, कहीं मैं मुश्किल में तो नहीं पड़ जाऊँगा, मुझे विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये कुछ प्रॉम्प्ट एक्शंस होते हैं जो अपने आप होते हैं, इसमें ज्योतिष का कोई रोल नहीं होता।
ज्योतिष, मुझे क्षमा कीजिएगा वोरा सर, 2-4 बातें मजबूर हो रहा हूँ बोलने के लिए। और ज्योतिष सोशल मीडिया आने के बाद ज्योतिष शास्त्र खिलौना बन गया है, ज्योतिष शास्त्र को खिलौना बना दिया गया है। ज्योतिष को इस तरह से पेश किया जा रहा है पिछले 15-20 सालों से, कम से कम 15 सालों से, जब से फेसबुक आया विशेष करके, फिर यूट्यूब की महिमा भी साथ में जुड़ी। यूं पेश किया जा रहा है कि हर चीज का समाधान ज्योतिष कर सकता है। आपको बुखार है तो ये मंत्र पढ़िए, आपका सर दर्द हो रहा है तो यहाँ इस कान को टानिए, आपका पेट दर्द हो रहा है तो आप फलाना मंत्र पढ़िए, आपको गंभीर बीमारी है तो ये मंत्र पढ़िए। मैं मंत्रों की खिलाफत नहीं कर रहा। मंत्र आपकी आत्म शुद्धि के लिए जरूरी होते हैं, ना कि भौतिक शुद्धि के लिए। मंत्रों का संबंध आपके आंतरिकता से, आपकी आत्मा के साथ है। जब आप मंत्र पढ़ते हैं, मंत्रों के निश्चित उच्चारण की वजह से आपके स्नायु तंत्रों पे जो प्रभाव पड़ता है, उसका फल आपको मिलता है। स्पिरिचुअल लेवल आपका हाई होता है। आप देखेंगे बहुत लोग ऐसे हैं जो मंत्र मंत्र पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान योग लगाते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी वो चुपचाप सह जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सहन शक्ति बढ़ जाती है और वो दुनिया की हकीकत को समझने लगते हैं। अभी क्या हुआ है कि हर चीज का सवाल, माने हर सवाल का जवाब ज्योतिष में तलाशा जा रहा है, जो कि संभव नहीं। ज्योतिष के नियमों में लिखा हुआ है कि अगर जातक बुरी मनसा से आपके प्रश्न पूछने आया है तो वहां एक ज्योतिष को उसकी कुंडली नहीं देखनी चाहिए। कोई मध्यम अवस्था में आया है, यानी सुरापान करके आया है, शराब पी के आया है, तो उसकी कुंडली नहीं देखी जानी चाहिए। प्रश्न कुंडली में ये पक्का नियम है कि कोई अजमाने के लिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आपको उसका जवाब नहीं देना चाहिए। ये सारे अधिकार एक ज्योतिष के पास सुरक्षित है और ये ज्योतिष शास्त्र का नियम है, ये मेरा नियम नहीं है। तो अभी मैं बहुत गंभीर बात की तरफ इशारा करना चाह रहा हूं, तभी मैं इतनी बड़ी भूमिका बना रहा हूं। चुनाव पिछले 1 साल से जिस स्तर पे आए हैं, जिस तरह से हो रहे हैं, इस वक्त एक गंभीर ज्योतिष को चुनावी फलादेश करने से बचना चाहिए। ये मेरा अपना मत है, क्योंकि स्थिति गणना के बाहर जा चुकी है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे आपको कहा था कि पुतिन राष्ट्रपति बनेगा कि नहीं बनेगा, ये गणना से बाहर की चीज हो चुकी है। शी जिनपिंग राष्ट्रपति बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये गणना से बाहर की बात हो चुकी है, क्योंकि ये गणना अब युग से और सदी से जुड़ गई है। ये किसी व्यक्तिगत से नहीं जुड़ी, अब देश से भी नहीं जुड़ी, वहां से ऊपर चली गई। हाँ, एक समय के बाद बदलता सब कुछ है, लेकिन कभी कभी वो बड़ी देर हो जाती है बदलने में। ये मुख्य स्थिति है, जिस वजह से महाराष्ट्र चुनाव पे मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन मैंने एक बात कही थी, दर्शकों को अगर याद हो, आपको भी शायद याद होगा, मैंने कही थी कि उद्धव ठाकरे जी की कुंडली स्ट्रांग है। मैं सिर्फ देवेंद्र फडणवीस, एक नाथ शिंदे जी की कुंडली मेरे पास है नहीं, उनका डिटेल मेरे पास नहीं है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पा रहा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली भी कमजोर है, और तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो उद्धव ठाकरे जी की कुंडली यहां स्ट्रांग है। और मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा। तो यहां एक चीज देखिए, अगर फडणवीस जी की कुंडली में कोई प्रॉब्लम अगर नहीं होती तो अभी तक तो बिल्कुल ढोल बाजे बजाते हुए शपथ हो जानी चाहिए थी उनकी। लेकिन उनको गद्दी तक पहुंचने में पेच फंस गया। और समाचारों को भी अगर आप फॉलो करें, आज यही विपक्षी पार्टियां अगर सरकार बनाने में 2 दिन लेट करती हैं तो बिल्कुल पूरे, ऐसा लगता है पूरे विश्व में बस वही एक चर्चा बन जाती है कि ये क्यों नहीं बना पा रहे। लेकिन इनके साथ भी यही होता है कि ये अपना नेता ही नहीं चुन पाते, सीएम नहीं चुन पाते, ज्यादा सीटें जीत जाने के बावजूद। तो वही स्थिति यहां हो रही है। महाराष्ट्र की स्थिति स्वाभाविक नहीं है सर, एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी स्वाभाविक नहीं है। और मैंने जो कहा, ज्योतिष नियमों के अनुसार ऐसी अस्वाभाविक स्थिति में ज्योतिष को अपनी वाणी को रोक लेना चाहिए। वहां कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एक आपका लाइन, मतलब है कि आपका मतलब है कोई ऐसा नया चेहरा निकल कर आएगा जिसके बारे में कल्पना नहीं, जैसे कि राजस्थान में भजनलाल शर्मा, या मध्य प्रदेश में मोहन यादव, या उड़ीसा में विष्णु सहाय, कोई भी एक नौसिखिए को, बैक बेंचर को पहली बार इलेक्शन होता है उसको उठा के मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, क्या कुछ ऐसा? सर मैं ये बात बोल चुका हूं एग्जैक्ट। आप चाहेंगे तो मैं ये क्लिप दे दूंगा उठा के। ये बात मैं बोल चुका हूं कि कोई और चेहरा उभर कर महाराष्ट्र चुनाव में चीफ मिनिस्टर का चेहरा बन सकता है, भाजपा की तरफ से, महायुति की तरफ से। ये एग्जैक्ट बात मैं बोल चुका हूं, जिस बात को आपने अभी पूछा।
और मैं जो कहना चाह रहा था, एक लाइन और कहना चाहूंगा आपको। ज्योतिष में एक बड़ी पुरानी कहानी है, छोटी सी। एक फिल्म आई थी मिथुन चक्रवर्ती की, उसमें भी जल्लाद नाम था उस फिल्म का। उस फिल्म में भी ये चीज दिखाई गई थी कि ज्योतिष को जब अपने बुरे वक्त में मिथुन मिथुन चक्रवर्ती ने, उसका नाम ही जल्लाद पड़ गया था फिल्म में, जल्लाद ने बुलाया कि मेरा भविष्य देखो आप। तो ज्योतिष ने वहां कुंडली देखते हुए खामोशी से बैठा रहा। तो उसने पूछा, क्या ये ज्योतिष महाराज क्या सोच रहे हैं? तो ज्योतिष ने कहा कि आप ना सुने तो अच्छा है। बोला, नहीं, बेखौफ बोलो। तो उसने कहा कि आपका समय जो है खत्म हो गया है, आपकी शनि की 7.5 शुरू होने वाली है और आप अपना अच्छा समय बिता चुके हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती ने यह बात कही थी कि हमारा भविष्य देख रहे हो, अपना कुंडली कभी देखा है? तो बोला, हाँ देखा है। तो बोला, आपकी उम्र कितनी है? बोले, मैं 100 वर्ष तक जीऊंगा। शतायु, क्या एक कहावत उसने बोली थी कोई संस्कृत में, मुझे याद नहीं। तो मिथुन ने क्या किया, फिल्म में अपनी अंटी से बंदूक निकाली और उसको वहीं गोली मार दी। उस फिल्म में ज्योतिष महाराज की वहां हत्या हो गई। तो मिथुन ने कहा कि जिसको अपनी आयु के बारे में मालूम नहीं है, वो मेरी आयु क्या बता रहा है। लेकिन फिर भी उस फिल्म में मिथुन का पतन शुरू हो चुका था और पतन हो गया था। तो जी। ये जो स्थिति है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजा के हाथ में बहुत शक्ति होती है। हमारे भारतवर्ष में, हमारे पुराणों के अनुसार, हमारे भारतवर्ष की ज्योतिष के अनुसार, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है आई डोंट नो, लेकिन हमारे भारतवर्ष के अनुसार राजा को सूर्य का प्रतिनिधि कहा जाता है, राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है। तो राजा के हाथ में कानून बदलने से लेकर संविधान बदलने तक की शक्तियां होती हैं। जैसे कि चीन में बदल दिया गया, रशिया में बदल दिया गया, नॉर्थ कोरिया आपके सामने उदाहरण है। तो जब ईश्वरीय शक्ति एक्टिव होती है, तो फिर एक मामूली ज्योतिष की बात का कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं यहाँ बहुत लोग कमेंट करेंगे कि छोड़ दीजिए फिर ज्योतिष का कर्म। देखिए, कुछ भी बंद नहीं होता जिंदगी में। मैं, चूंकि मैं गंभीर, लोग हैं मुझे सुनने वाले, इसलिए मैं इस बात की गंभीरता को बता रहा हूं कि ज्योतिष को सर्व समाधान बाबा समझ के आगे मत बढ़िए। ज्योतिष का भी एक सत्य है। ज्योतिष, आपने बहुत अच्छा उदाहरण पिछले एपिसोड में दिया था कि लाल बत्ती है, हरी बत्ती है और पीली बत्ती है। ज्योतिष यही रास्ता दिखाता है कि लाल बत्ती है तो रुक जाइए, संभावना। ज्योतिष एक्चुअली संभावनाओं का विज्ञान है। जो 100% बोलते हैं वो 100% फिर उन लोगों से पैसा लेके निकल जाते हैं। सत्य नहीं बोलते हैं और सत्य सुनने वाले भी आजकल बड़े कम हो गए। तो ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है। अगर हरी बत्ती है, आपको दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, जातक को बोलेंगे कि भैया आप अपने एफर्ट को पूरी तरह से, अपने एफर्ट को लगाइए, आप सफल होंगे। लेकिन कितना सफल होंगे, कहां तक सफल होंगे, ये एक्चुअली प्रेडिक्टेबल नहीं है। ये कड़वा सत्य बता रहा हूं मैं। और पीली है लाइन, पीली बत्ती जल रही है, तो दशा अंतरदशा का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, तो हम जातक को बोलते हैं कि भाई आप थोड़ा सावधानी से चले, ये नुकसान का समय हो सकता है, ये 2 साल आप सावधानी से चले। ये गाइडेंस है एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली। और लाल है तो फिर तो रोक ही देते हैं कि भाई 8-12 का कॉम्बिनेशन है, फिलहाल कोई भी गलत कर्म तो कम से कम मत कीजिए। 8-12 का कॉम्बिनेशन अगर बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सही कहा। और मैं तो हमेशा से मान के चलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इज ए काइंड ऑफ ए जीपीएस सिस्टम, तो उसी के हिसाब से आप लीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि उस पीली जो पट्टी होती है उसके अंदर भी कभी कभार एक छोटा सा मौका आपको हरी बत्ती का मिल जाता है। छोटी छोटी प्रत्यंतर दशाएं होती है तो वो भी आपको मिल प्रत्यांतर जाता है। दशा, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सही। अल्टीमेटली आपको ओवरऑल जो दशा है वो तो आपकी लाल पीली हरी ही रहेगी, या नीचे को नीला भी कह सकते हैं आप, उसमें नीला लाइन आती है। लेकिन जीपीएस सिस्टम का रेप्लिका उसको आप कह सकते हो कि आपको बताते हैं कि भाई ये दिन अच्छे हैं तो चीजें अच्छी होंगी, बुरे हैं तो बुरे होंगे।